हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला के सुपर 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 अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बेटा आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज द्रोणा जेई बैच चालू करने जा रहे हैं बेटा। क्या है द्रोणा जेई बैच? द्रोणा जेई बैच के अंदर बेटा आप लोगों को सुपर क्वालिटी, हाई क्वालिटी के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं कौन हूं बेटा? मेरा नाम है अजय चौहान और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा इस द्रोणा जेई बैच के अंदर। मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है फिजिक्स पढ़ाने का, 10+ ईयर्स या बोलूं 12+ ईयर्स से मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, और कई सारी टॉप रैंक्स दिए बेटा, कई सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सेंटर्स पर मैं सेंटर हेड रहा हूं। ओके, तो आखिरकार देखते हैं आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, शुरुआत में अपन लोग कुछ देर तक बात करेंगे कि आखिरकार 12th फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें अपन लोग कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर, कैसे आप लोगों को 12th फिजिक्स को टैकल करना है। क्योंकि अभी जो बच्चे थोड़े से गुमराह चल रहे हैं, जो बच्चे 11th की फिजिक्स से थोड़ा फियर खा रहे हैं, उन बच्चों को कैसे फिजिक्स से डील करना है, कैसे वापस से फाइट बैक करना है, ये बात भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेटा बैच का नाम मैं फिर से बता दूं, द्रोणा जेई। ठीक है, और हम लोग जो आज टॉपिक लेने वाले हैं बेटा, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर से हम लोग लेंगे। क्या है बेटा आज के टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। बड़ी ही बेसिक बातें चलेंगी, बड़ी ही बेसिक बेटा। जीरो से लेवल ऊपर ले जाया जाएगा, जीरो से बोर्ड लेवल से धीरे धीरे बिल्ड करते हुए हम लोग आपको जेई मैन, जेई एडवांस के लेवल तक लेके जाएंगे। पीवाईक्यूज कराएंगे, प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज देंगे। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, सीट की पैटी बांध लो और इस अमेजिंग जर्नी के लिए बेटा आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। अगर आप लोग भी अंदर से तैयार हो, एकदम जुनून के साथ में हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो चलो बेटा एक बार देख लेते हैं आज इस वाले सेशन में अपन लोग क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। तो चलो एक बार बेटा टुडेज गोल के ऊपर चलते हैं। क्या है हमारा आज का टुडेज गोल? मेरा गला थोड़ा खराब है, तो आवाज में जो खराश है थोड़ा सा बेटा प्लीज उसको बियर कर लेना। अगर आवाज में थोड़ी सी क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मेरी वजह से है, थोड़ा गला खराब है, प्लीज थोड़ा साथ दें। डिस्कशन करेंगे बेटा, पहले आज अपन लोग डिस्कशन करेंगे कि 12th की फिजिक्स का सिलेबस क्या है। वैसे मुझे उम्मीद है काफी लोगों को आइडिया होगा कि भाई क्या फिजिक्स के टॉपिक होते हैं 12th क्लास में, लेकिन फिर भी अपन एक बार को शुरू से लेकर के लास्ट तक के सारे फिजिक्स के टॉपिक्स को एक बार को देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या हमारे सामने अभी चैलेंजेस हैं, क्या क्या आगे आने वाले हैं। चैलेंजेस बोल दिया मैंने टॉपिक को, भाई वो चैलेंजेस हैं, मजा आएगा, उनको पार लगाएंगे। ठीक है, उनको टैकल करेंगे। फिर अपन लोग बात करेंगे बेटा हाउ टू टैकल 12th फिजिक्स, हाउ टू टैकल 12th फिजिक्स। और केवल 12th की फिजिक्स नहीं, हम लोग 11th की फिजिक्स की भी कुछ कुछ बात करेंगे, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं ड्यू टू कोविड या मेनी अदर रीजंस कई बच्चों की 11th वाली फिजिक्स थोड़ी सी वीक रह जाती है, और वो फिजिक्स कहीं ना कहीं 12th की फिजिक्स में भी परेशानी पैदा करती है। उसके शायद कई कारण होते हैं। एक तो फियर डेवलप हो गया मन में, दूसरा जब 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स 12th क्लास के अंदर अप्लाई होने लगते हैं तो बच्चा डरने लगता है, बच्चों को लगता है अरे सर अब मैं क्या करूं, मेरे को तो 11th की फिजिक्स ही नहीं आती। तो हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार 12th की फिजिक्स को डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। फिर हम लोग आज हमारे जो सिलेबस का पहला पार्ट है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि केवल बातों से सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, पढ़ाई भी तो जरूरी है। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करेंगे और अगली क्लास से एकदम डेंस कंटेंट के साथ में लेक्चर्स आएंगे बेटा आप लोगों के पास में। तो आज की क्लास फिजिक्स से रिलेटेड ओरिएंटेशन प्लस चार्ज की प्रॉपर्टीज की क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में सेशन में जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा मैं हमारे पहले पार्ट पे, यानी कि डिस्कशन ऑन द 12th फिजिक्स सिलेबस। अब मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत तो अवेयर होंगे कि भाई 12th फिजिक्स का क्या सिलेबस है। लेकिन चलो एक बार को मैं मान लेता हूं कि नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है कि भाई क्या है 12th की फिजिक्स के अंदर। तो एक एक करके मैं क्या कर रहा हूं, टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन लिखता जाता हूं। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों के सामने अभी आने वाला है वो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स। कौन सा टॉपिक होने वाला है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग इसके दो मेजर पोर्शन कर सकते हैं। कौन से मेजर पोर्शन है बेटा? पहला मेजर पोर्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक
चार्जेस एंड देयर फील्ड्स, एंड देयर फील्ड्स। ओके, अगला कौन सा पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर? अगला पार्ट आएगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पार्ट आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट। इसके बाद में बेटा अपन लोग जो अगले चैप्टर के ऊपर एंट्री करेंगे वो होगा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट चैप्टर बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम तो सुना ही होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है बेटा? तो अगला चैप्टर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स में जाने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बातें होंगी बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग चार्जेस, ऑफ द मूविंग चार्जेस एंड करंट कैरिंग वायर, एंड करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, इसके बाद में बातें होंगी फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इसी में मान लेते हैं कि भाई इसी के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं। आगे कौन सा चैप्टर आएगा बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हमारा पोर्शन आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद में बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आने वाला है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं बेटा? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा नाम क्या होता है बेटा ईएमआई का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर आएगा। इसके बाद में क्या चैप्टर आने वाला है बेटा? इसके बाद में चैप्टर आएगा, वो मैं ऐसा करता हूं अगले पेज पे जाकर के लिख देता हूं, यहां तो पोर्शन ही खत्म हो गया है। तो भाई अगला चैप्टर जो आने वाला है बेटा, वो अगला चैप्टर हो जाएगा हमारा कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट, एसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? पहले भी तो एक करंट आया था, दैट इज द डायरेक्ट करंट। ये कौन सा चैप्टर होगा बेटा? अल्टरनेटिंग करंट, एसी। अब क्या फर्क है वो तो साथ में जुड़े रहिए, मालूम पड़ता रहेगा कि भाई नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर और अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में क्या क्या फर्क है। इसके बाद में बेटा जो चैप्टर आएगा ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा ये जो भी पोर्शन मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, कौन से पोर्शन की बेटा मैं बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर्स, और साथ ही साथ में फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इसी के अंदर है। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद में अगला टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद में अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां तक के जितने भी टॉपिक बेटा मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पोर्शन का पार्ट है। जैसे बेटा 11th में मैकेनिक्स नाम का बड़ा सा पोर्शन होता है, कई सारे टॉपिक होते हैं, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, आरबीडी, फ्रिक्शन, एनएलएम। उसी तरीके से बेटा यहां पर भी 12th क्लास में एक बहुत 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 मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहां से टॉपिक चालू हुए इसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, अल्टरन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारे के सारे पोर्शन जुड़ के अभी तक क्या फॉर्म कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बात क्लियर हो पा रही होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। इसके बाद में बेटा हम लोगों की एंट्री होगी ऑप्टिक्स के अंदर। किसके अंदर? ऑप्टिक्स में। तो नेक्स्ट जो मेजर सेक्शन आने वाला है बेटा, वो कौन सा सेक्शन होगा? ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स के अंदर आएगा बेटा पहला टॉपिक रे ऑप्टिक्स। इसको कई बच्चे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, एक ही बात है, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कोई फर्क नहीं है। साथ ही साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, हमारी आईज, ये सब किसके पार्ट हो गए? चश्मे, स्पेक्स, ये सब किसके पार्ट हुए बेटा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के।
तो वो सारी पढ़ाई इसी चैप्टर के साथ में अपन लोग करने वाले हैं। फिर कौन सा पार्ट आएगा बेटा ऑप्टिक्स का? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो बेटा रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स मिलके एक सेकंड मेजर पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। इस सेकंड मेजर पोर्शन का नाम क्या है बेटा? ऑप्टिक्स। तो हमारा पहला पोर्शन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगला पोर्शन क्या हुआ बेटा? ऑप्टिक्स। इसके बाद में बेटा हम लोग एक नए सेक्शन पर एंट्री करेंगे, वो नया सेक्शन होगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर हम लोग बोले तो मॉडर्न फिजिक्स 1 एंड मॉडर्न फिजिक्स 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मॉडर्न फिजिक्स 1 में हम लोग बातें करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन की, बोर्स मॉडल की, इन सब चीजों की। मॉडर्न फिजिक्स 2 के अंदर हम लोग न्यूक्लियाई के अंदर जो रिएक्शंस होती है बेटा उनकी बातें होंगी, अल्फा डीके, बीटा डीके। ठीक है, बात क्या हो पा रही है? नहीं हो पा रही? तो मॉडर्न फिजिक्स बेटा हमारा नेक्स्ट मेजर पोर्शन होने वाला है। क्यों? कौन सा नया पोर्शन? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और इसके अलावा बोर्स मॉडल, इस तरह की बातें बेटा मॉडर्न फिजिक्स 1 में होंगी। मॉडर्न फिजिक्स 2 में किस तरह की बातें होंगी? न्यूक्लियाई वाली रिएक्शंस की, कि भाई न्यूक्लियाई के अंदर जो अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस, ये सब डीकेस की बात बेटा कहां होंगी? मॉडर्न फिजिक्स 2 में। इसके बाद में बेटा अपन लोग एंट्री करेंगे सेमीकंडक्टर्स नाम के टॉपिक में। किस टॉपिक के अंदर एंट्री करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, लिख लो ये सारी चीजें, थोड़ा आइडिया तो रहे आगे कौन कौन से चैप्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। हम इन सारे चैप्टर्स को एकदम इजी बना करके आप लोगों को समझाने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में लेक्चर्स होंगे, कहीं से भी हम हवाबाजी नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम टॉप तक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके जाएंगे। तो बिल्कुल फेथ रखें, जर्नी में पूरा साथ रहें, लेक्चर एकदम सीक्वेंस में देखें, पूरे पूरे लेक्चर्स देखें, कोई भी बैकलॉग ना रखें। ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बच्चों की है कि वो बैकलॉग्स रख लेते हैं, वो लेक्चर्स को पाइल अप कर लेते हैं। अरे यार रिकॉर्डेड लेक्चर है, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आज नहीं कल देख लूंगा, कल नहीं परसों देख लूंगा। फिर जैसे ही वो लेक्चर्स 5-7 इकट्ठे हुए, अरे यार अब तो बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, छोड़ो, फिर मामला बिगड़ने लगता है। तो रेगुलरिटी अगर आप लोगों ने मेंटेन करी तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस वाले बैच के अंदर, द्रोणा जेई बैच के अंदर, चाहे ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लेकिन क्वालिटी में किसी मामले में बेटा ये वाला बैच कम नहीं होने वाला है। थोड़ा सा फेथ रखो, जर्नी में पूरा साथ रहो, साथ साथ में मेरे नोट्स बनाओ, साथ साथ में डीबीपी सॉल्व करो, और फेथ रखो आप लोग जीरो से हीरो पक्का बनेंगे। पक्की बात है, कंफर्म बात है बेटा। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म, ऑप्टिक्स खत्म, मॉडर्न फिजिक्स खत्म, सेमीकंडक्टर फिनिश। फिर कौन सा चैप्टर बचता है बेटा? एक चैप्टर और है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसको चाहो बेटा तो ऐसे लिख सकते हो, POC, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा ये सारे के सारे चैप्टर हम लोग इसी सीक्वेंस में देखने वाले, जो मैंने सीक्वेंस बताई इसी सीक्वेंस में अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब अपन लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पोर्शन पे आ रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आज की क्लास का, कि हाउ टू टेकल 12th फिजिक्स। तो बेटा मैं अगली स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सीक्वेंस, जो सिलेबस 12th का, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला टॉपिक बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स के हम लोग 2 पार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड, और फिर अगला पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पहला चैप्टर फिनिश। अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगला मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसके बाद में अगला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर EMI, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर बेटा रे ऑप्टिक्स, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर सेमीकंडक्टर, फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। चलो अब बात करते हैं कि हाउ टू टेकल 12th फिजिक्स। तो बेटा हाउ टू टेकल 12th फिजिक्स, सबसे पहले हमको हमारे चैलेंजेस मालूम होने चाहिए कि अब चैलेंजेस सामने रखे कौन से, तभी तो टेकल कर पाएंगे यार। चैलेंजेस ही नहीं मालूम तो टेकल क्या करोगे? तो बेटा पहला चैलेंज जो बच्चों का होता है
कि पहली चीज जो बार बार मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि बार बार 12th क्लास का बच्चा जो आकर के बोलता है कि सर अब मैं सीरियस हुआ हूं, 11th में तो सर मैं सीरियस था ही नहीं, सर 11th तो मेरी बर्बाद हो गई। और अभी जो बच्चे हैं वो कोविड के कारण और भी डिस्टर्ब रहे हैं, पढ़ाई और भी अफेक्ट होती रही है। हालांकि बच्चे ऑनलाइन के अंदर पढ़ाई करते रहे, लेकिन अपनी मान के चल रहे हैं कि कुछ कुछ टॉपिक किसी ना किसी कारण से, कोई बच्चा ही बीमार हो गया कोविड में या कोई और परेशानियां घर में आई, कुछ टॉपिक 11th में बच्चों के वीक है। तो अपन पहले ही प्रॉब्लम, पहला जो चैलेंज है, अपन क्या लिख रहे हैं बेटा यहां पे, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। तो बेटा चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज 11th फिजिक्स जो है बेटा वो वीक है, बच्चों का पहला चैलेंज ये। 11th फिजिक्स क्या है बेटा, वीक चल रही है थोड़ी सी। शायद सबके साथ ऐसा ना हो, जिनके साथ ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, बढ़िया पढ़ाई कंटिन्यू करो। लेकिन जिनकी 11th की फिजिक्स वीक है वो बच्चे क्या करेंगे, बात कर लेते हैं। सेकंड, वो बच्चे जिनके साथ में ऐसा है कि भाई वो पढ़ते तो हैं ऑनलाइन लेकिन थोड़ी सी रेगुलरिटी वाइज इश्यू होते हैं, तो उन बच्चों को कैसे डील करना है, रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंट कैसे बनना है, हाउ टू मेंटेन रेगुलरिटी, इस बारे में भी बात करेंगे। हाउ टू मेंटेन रेगुलरिटी, ये सब पॉइंट बेटा बहुत जरूरी है। एक बार दिमाग में बातें सेट कर लो, उनको फॉलो करो। देखो ये बात समझ लो, जो भी सक्सेसफुल बच्चे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है वो कुछ अलग पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो सारे बच्चे पढ़ते हैं। बस बात यह है कि वो अपने टीचर्स की, अपने मेंटर्स की बात मान के एकदम स्ट्रिक्टली उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं जो चीजें नीडेड हैं सिलेक्शन के लिए। तो हम लोग अभी वही सारी बातें करने जा रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें नीडेड हैं कि आप लोग अच्छे नंबर लाओ, एग्जाम्स में एक्सेल करो, अपने बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ो। तो उन सारी बातें हम लोग अभी करने वाले हैं। हालांकि बीच बीच में अपन बातें करते रहेंगे, आपकी मेंटरिंग बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन कुछ कुछ जो मुझे लगते हैं बहुत ज्यादा मेन मुद्दे हैं, उन सारे मेन मुद्दों पे एक बार बात हो जाए। तो बेटा पहला प्रॉब्लम जो मैंने पाया है, हाउ टू टेकल 11th वीक पोर्शन, पहली चीज ये। सेकंड, हाउ टू मेंटेन रेगुलरिटी, बहुत बड़ी समस्या, 90% बच्चों की समस्या ये रेगुलरिटी। बच्चे डेली के डेली कॉपी के नोट से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्यों ऐसा होता है देखते हैं। थर्ड, लैक ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इन सारी बातों के बारे में अपन लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेटा पहली चीज कि भाई 11th की फिजिक्स वीक है, तो बेटा क्या करें? तो बेटा अगर 11th की फिजिक्स वीक है ना, तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। मान लेते हैं बेटा 11th की फिजिक्स वीक है, मान लिया भाई बिल्कुल 11th की फिजिक्स बर्बाद हो गई है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं और आप क्या कर सकते हो? जैसे मान लो बेटा अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन देखेंगे। बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे अपना अभी चालू होने वाला है। अब भाई 11th के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मान लो बीच में आते हैं, मान लो आवश्यकता पड़ती है कि कुछ 11th की बारीक चीजें आप लोगों को मालूम हो, और वो चीजें मान लो आप लोगों को गलती से मालूम नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। मैं इस बात का स्पेशली ध्यान रखूंगा कि कभी भी 11th का पोर्शन आए तो मैं थोड़ा सा रुक के साइड में उस 11th के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जैसे कभी मान लो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाते हुए मुझे कहीं पर छोटा मोटा एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा लगाना पड़ा, तो मैं रुकूंगा, मैं उस एनर्जी कंजर्वेशन के छोटे से उस फंडे को थोड़ा टाइम लेकर के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको अप्लाई करूंगा 12th की फिजिक्स में। मान लो कभी किसी सवाल के अंदर मुझे एसएचएम का यूज करना पड़ा, मैंने कोई अच्छा सवाल बनाने की ट्राई करी जिसमें एसएचएम लग रहा हो, अब भाई एसएचएम तो बच्चों का गायब है, क्या करेंगे बच्चे तब? तो वो एसएचएम का जो कॉन्सेप्ट है, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उस सवाल में यूज हो रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम अलग से निकाल के उस एसएचएम के कॉन्सेप्ट को साइड में एक्सप्लेन करूंगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। हम साथ साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th फिजिक्स लेते रहेंगे, विच आर नीडेड इन दी 12th फिजिक्स सिलेबस। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? यानी कि 12th की फिजिक्स के सिलेबस में जिन जिन 11th के कॉन्सेप्ट्स का काम आता रहेगा,
मैं रुक के साइड में उनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ये मैं मेक श्योर करूंगा। 100 बार अगर ऐसा होगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि 100 में से 100 बार, कभी गलती से कोई एक बार छूट जाए अलग बात है, चलो भाई 99% बार मैं ये मेक श्योर करूंगा कि 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं साथ में बताता हुआ चलूं। तो इससे क्या होगा बेटा, जो बच्चे थोड़े से भी सीरियस है वो 11th के कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, अपनी 12th की फिजिक्स को साथ साथ में मजबूत करेंगे। इससे उनको 11th का फिजिक्स का पोर्शन कवर अप करने में भी आसानी हो जाएगी। और देखो, चाहे हमारा 11th का पोर्शन वीक हो चाहे अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेई एग्जाम ये आपसे नहीं पूछने वाला कि 11th वीक था बेटा आप क्या करेंगे। मजबूत बनना है, फाइट बैक करना है, हम आपके साथ हैं। 12th की फिजिक्स में हम लोग आप लोगों का पूरा साथ देंगे। 11th के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ही पढ़ाएंगे। 11th के लिए भी आप लोगों को समय समय पर पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। माथे से सारी परेशानियों का बर्डन उठाओ, फेंक दो, केवल पढ़ाई में जुट जाओ। मैंने एक चीज अपनी लाइफ में सीखी है, जब भी परेशानी हो, चिंता करने की इतनी सी भी आवश्यकता नहीं है। परेशानियां चिंता करने से दूर नहीं होती है, काम करने से दूर होती है। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की परेशानियां क्या होती हैं? कम पढ़ाई करना। तो भाई पढ़ाई करो, चिंताओं में और टाइम नहीं बिताना है। अभी हमारे पास में एम्पल टाइम है, कोर्स बहुत सही समय पे शुरू हुआ है, जुट जाओ बिल्कुल इसके अंदर। और हम वादा करते हैं जनवरी तक आप लोगों की फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री 0 से हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। बात क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो बेटा पहली चीज कि अगर 11th की फिजिक्स वीक है, 12th में अफेक्ट नहीं होगी, 12th को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। 12th को मजबूत करो, कम से कम जो 50% हमारा कोर्स है उसको तो मजबूत कर लो। और जब आधा पोर्शन यानी 12th की फिजिक्स मजबूत होगी ना बेटा, तो 11th अपने आप मजबूत होने लगेगी। ये रिवर्स इफेक्ट होते हैं। 11th मजबूत तो 12th भी अच्छी होने लगती है, 12th मजबूत करी तो वो 11th को भी मजबूत करेगी। ये बात एकदम क्लियर है। क्या बेटा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गला खराब हो रहा है। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये तो बिल्कुल छोड़ दें कि 11th की फिजिक्स आपको परेशान करेगी, नहीं करेगी, विश्वास रखें, फेथ रखें। हाउ टू मेंटेन रेगुलरिटी, यार ये टॉपिक ऐसा है कि मैं कितना भी बोल लूं, कितने भी मोटिवेशन के वीडियोस देख लो, कितना भी मोटिवेशन के सेशन अटेंड कर लो, अंत में मेहनत तो बेटा आपको ही करनी है, रेगुलरिटी तो आपको ही मेंटेन करनी है। बस मैं एक चीज बता देता हूं, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए स्मॉल स्टेप से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। अगर आपने मन में यह प्लान बना रखा है कि यार पूरे हफ्ते का काम इकट्ठा होके नहा धो के संडे को बैठूंगा सुबह सुबह और शाम तक सारा मामला सलटा दूंगा, सारा कोर्स कवर अप कर लूंगा, बेटा कभी नहीं होने वाला है। इतना ज्यादा कवर अप हो जाए, इतना ज्यादा सिलेबस इकट्ठा कर लोगे ना, संडे को सुबह से ही अनईजी फील होने लगेगा, संडे ही खराब कर बैठोगे अपना। बच्चे ऐसा करते हैं, दिन बिगाड़ रहे हैं, सोमवार को पढ़ाई नहीं करी, मंगलवार को नहीं करी, फिर कह रहे हैं आगे कवर अप कर लेंगे। नहीं होता बेटा कवर अप। जो भी सोमवार का काम है, मंडे का काम है, थोड़ा सा ही काम है, उसी दिन निपटाओ। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस, ऐसा मैंने पाया है। ठीक है, हां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में एकदम पुश लगा करते हैं, एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, कवर अप कर लेते हैं। लेकिन हम उस लास्ट मोमेंट के लिए क्यों रुके? हम लोग काबिल होंगे, हम लोग बिल्कुल इस काबिल होंगे कि हम लोग लास्ट मोमेंट पर भी जोर लगा करके सक्सेस पा सकते होंगे। लेकिन क्यों ना अपन अपना बेस्ट अचीव करें, क्यों ना अपन लोग अपना बेस्ट आउटकम निकालें। तो बेटा शुरू से रेगुलरिटी मेंटेन करने का एक ही मकसद है, स्मॉल स्टेप्स। आज का काम आज लेक्चर हुआ, आज ही रिवाइज, आज क्लास आई है, आज ही देखनी है, आज का लेक्चर रिकॉर्डेड डला, आज ही देखेंगे। रेगुलरिटी मेंटेन करें। लेक्चर मान लो 3 बजे डल रहा है, आपने अपना टाइम 3 से 4 सेट कर रखा है, तो आज ही देखो। या मान लो 3 से 4:30 तक 1.5 घंटे का लेक्चर है, आज ही देखें। या मान लो आपके जो भी सुटेबल टाइम है वो टाइम फिक्स करें, वो टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो आपने टाइम सेट किया सर मैं तो 7 से 8:30 तक देखूंगा लेक्चर, तो बस 7 से 8:30, वो 7:15 भी होता है तो भी दिक्कत है। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। स्कूल में ऐसा होता है क्या कि क्लास 9 बजे से चालू और आप 9:30 पे पहुंच रहे हो? नहीं होता ना, पनिशमेंट मिलती है ना। तो यहां पर अपन खुद को थोड़ा इतना मोटिवेट करके रखें कि डेली का काम डेली। तो रेगुलरिटी कैसे होगी? स्मॉल स्टेप्स में। आज का काम आज। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये कैसे दूर होगी। बेटा मैं मेक श्योर करूंगा
कि क्लास में अपन लोग सवाल लें, जो भी अपन थ्योरी पढ़ाएंगे उससे रिलेवेंट जो भी सवाल होंगे बेटा वो अपन लोग साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। जैसे बेटा मान लो मैंने आज कुछ थ्योरी पढ़ाई, मैंने मान लो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया या मैंने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई, तो जो भी कॉन्सेप्ट अपन लोग आज कवर अप करेंगे उससे रिलेटेड पोर्शन के जो भी सवाल हैं वो अपन लोग आज ही देख के जाएंगे, उससे कॉन्सेप्ट भी बेटर समझ में आएगा, प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी। साथ में आपको डीपीपीज भी मिलेंगे ऐप के अंदर। आप लोग ऐप में जाओगे, द्रोणा जेई वाले सेक्शन के अंदर जाकर के चीजों को एक्सेस करोगे, आपको डीपीपी मिलेंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे, आपको मटेरियल मिलने वाला है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। यहां पर भी क्लास में प्रैक्टिस होंगी और मैं मेक श्योर करूंगा बीच बीच में प्रैक्टिस सेशंस लाऊं। हम उन प्रैक्टिस सेशंस के अंदर अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी लाते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बाकी आप जो भी एग्जिस्टिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वहां से भी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर आ ही रहे हैं, वहां पे भी सवाल होंगे, डीपीपीज भी हैं, समय समय पर प्रैक्टिस सेशन अलग से मैं रखूंगा ही रखूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को बस जुनून अपना बना के रखना है, पढ़ाई के प्रति ठान के बैठना है कि इस बार सक्सेस लेके रहेंगे। बात क्या छुपा रही होगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बातें आप लोगों तक कन्वे हो पा रही होंगी। तो बेटा जो मेजर प्रॉब्लम है 11th फिजिक्स वीक है, हाउ टू मेंटेन रेगुलरिटी, हाउ टू ओवरकम लैक ऑफ प्रैक्टिस, कैसे लैक ऑफ प्रैक्टिस को ओवरकम करेंगे। और भी कई समस्याएं होती हैं बच्चों की, कई बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सी बुक, क्या बुक, वो समय समय पर अपन देखते रहेंगे। तो जो भी इस तरह की क्वारीज होंगी वो हम लोग आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उन कमेंट्स के अंदर देख करके जो भी ऐसे कमेंट्स होंगे कि हाँ ये वैलिड है यार, ये बच्चों के लिए सीरियसली आप लोगों को बेनिफिट करेगा, तो उस तरह की क्वेरीज को मैं समय समय पर अपने लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड करता रहूंगा। बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या मटेरियल आप लोग कर सकते हो, हम लोग क्या मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, वो मटेरियल अब कैसा होने वाला है। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट होता है कि सर ये तो यूट्यूब पे फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्या क्वालिटी एकदम एडवांस लेवल पे जाएगी? जाएगी बेटा, बिल्कुल जाएगी। एडवांस के पीवाईक्यू भी लेंगे, उसको भी कराएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एकदम टेंशन फ्री होकर के साथ में रहना है, पढ़ना है। तो चलो बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में थोड़ा सा इस बात की समझ डेवलप हुई होगी कि कैसे अपन लोग 12th की फिजिक्स को टैकल करेंगे। अब देखो ये ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है, अपन लोग स्टेप बाय स्टेप ही देखेंगे, एक एक टॉपिक, वन टॉपिक एट ए टाइम। पकड़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट को, पहले उसको फोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, उसको फोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे अपन लोग मैग्नेटिज्म को, उसको क्रैक करेंगे, ईएमआई को उसको क्रैक करेंगे, एसी को उसको क्रैक करेंगे। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के अंदर अपन लोगों को सक्सेस अचीव करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप। तो बेटा चलो अब अपन लोग देखते हैं कि आज अपन लोग इस वाले सेशन में, इस वाली क्लास में आखिरकार पढ़ने क्या वाले हैं। चलो अपन लोग हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर का प्रारंभ करते हैं और जोरों शोरों से जुड़ जाते हैं इस वाले चैप्टर को फोड़ने में, तोड़ने में। ठीक है, फोड़ना तोड़ना है मतलब पॉजिटिव वे में, ये नहीं किताब कॉपियां फाड़ देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगली वाली स्लाइड के ऊपर बेटा क्या है, चार्ज की बात हो रही है। लेकिन सर ये क्या चार्ज भी कोई चैप्टर है? नहीं बेटा, चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो बेटा मैं चैप्टर का नाम डाल रहा हूं, सारे बच्चे इधर देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोगों ने पहले ही अभी बात करी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों को अगर याद नहीं आ रहा, वीडियो को वापस रिवर्स करो, जाकर के देखो। पहला वाला पोर्शन होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड, सेकंड होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर चालू हो रहा है। सबसे पहले बेटा चैप्टर का जो नाम है ना, इसी को देखते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का मतलब क्या है। जो ये शब्द है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। वन इज द इलेक्ट्रो, सेकंड पार्ट इज स्टैटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब हुआ रेस्ट। यानी कि हम लोग इस वाले चैप्टर में बेटा ऐसी पढ़ाई करने वाले हैं कि चार्ज रुका हुआ है और उसकी पढ़ाई होगी। हाँ कभी कभी मूव कुछ थोड़ा बहुत करवाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अपन लोग क्या बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस अपन लोगों ने दे दिया, अब चार्ज भाग दौड़ नहीं रहा है, चार्ज चुपचाप पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, उसके बारे में अपन लोग पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर जब चार्ज भागेगा, एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी अटेन करेगा, किसी वायर में चलेगा, वो सारी पढ़ाई कहां होगी? बेटा उसके लिए आगे वाले चैप्टर्स हैं,
करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज भागेगा वायर के अंदर, तभी तो करंट चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में चार्जेस भागेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय आने पर ये सारी चीजें अपन लोग कवर अप करते रहेंगे, फेथ रखें। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द चार्ज विच इज एट रेस्ट, विच इज एट रेस्ट। अब पहले देख लेते हैं कि भाई ये आखिरकार चार्ज है क्या चीज, क्या होता है चार्ज। तो बेटा अगर मैं एकदम सिंपल, एकदम सामान्य आम जन की भाषा में लेमन लैंग्वेज के अंदर बताऊं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमन लैंग्वेज, जो हर कोई समझ पाए, हर कोई नहीं तो कम से कम साइंस के बच्चे तो समझ ही पाए। तो बेटा चार्ज किसी भी मटेरियल की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस कारण वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स या तो क्रिएट करेगा या इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को खुद फील करेगा। या तो वो खुद इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट्स अपने चारों तरफ पैदा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, या किसी और चार्ज ने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं, तो उन सारे इफेक्ट्स को वो वाला चार्ज, वो वाला पार्टिकल फील कर पाएगा। बात क्या हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। जैसे मास क्या हुआ बेटा, मास एक वो प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की, जिसके कारण वो वेट फील कर पाता है। तो ऐसी अगर मैं चार्ज के बारे में बोलूं तो चार्ज किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस कारण वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स के साथ में डील कर पाता है। तो आप थोड़ी सी ना बेटा किताबी बातें भी कर लेते हैं। जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं, थोड़ी लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी ना बेटा बोर्ड के एग्जाम में, और दे ही रहे हैं, 12th का बैच है, बोर्ड तो बच्चे देंगे ही देंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में आप लोग स्कूल में क्या लैंग्वेज लिखेंगे वो हम यहां पर लिख के लाएं। क्या है बेटा? चार्ज ऑफ ए मेटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और नेचुरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल? बेटा एक्वायर्ड का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आपने दिया है, पहले से नहीं था, आपने उसको चार्ज दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल? कि प्रकृति ने, नेचर ने उस ऑब्जेक्ट को, उस वाले पार्टिकल को चार्ज के साथ ही बनाया है। तो बेटा चार्ज ऑफ ए मेटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और नेचुरल ड्यू टू विच, जिसके कारण इट विल प्रोड्यूस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। एंड सम ऑफ द नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। कुछ ऐसे पार्टिकल कि भाई नेचर ने ही उनको चार्ज के साथ पैदा किया है। वो कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल। मैं उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है। नहीं भी आइडिया है तो अपन लोग कवर अप करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें कवर अप होंगी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। चार्ज की बेसिक बेसिक बातें अपन लोगों ने कर ली हैं। कोई बच्चा बोले सर चार्ज की यूनिट वगैरह क्या होती है? तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। बेटा सारे लोग लिखें, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। थोड़ा लिख दे, COULOMB, कूलम। क्या सर इसकी कुछ सीजीएस में भी यूनिट होती है? बिल्कुल होती है सीजीएस में यूनिट। क्या होती है बेटा सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट? सीजीएस में यूनिट होती है बेटा ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो भाई एक हो गई कूलम, और सीजीएस सिस्टम में कितनी यूनिट हो गई बेटा? ESU। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन लोगों ने चार्ज के बारे में तो बात कर ली कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट विल क्रिएट और एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। लेकिन अब चार्ज की जो जो क्वालिटीज हैं, चार्ज की जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये अपन बोले जीके ऑफ चार्ज, जनरल नॉलेज अबाउट द चार्ज, उसको बेटा देखने जा रहे हैं। तो एक एक करके अपन लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने कॉपी पेन निकाल लिया होगा, एक एक करके अब नोट्स बनाने चालू कर दिए होंगे और लाइन से नोट्स बनाते हो जाएंगे। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सीक्वेंस में नोट्स बनाते जाइए, सीक्वेंस में नोट्स फॉलो करते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगली स्लाइड के ऊपर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बेटा मान लो ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस वाले मार्कर के ऊपर चार्ज है। चार्ज है तो है, कोई डायरेक्शन में नहीं है। ऐसा नहीं कि सर चार्ज है इन द ईस्ट, चार्ज है इन द वेस्ट, नहीं बेटा चार्ज है, मार्कर के ऊपर चार्ज है, दैट्स ऑल। तो चार्ज क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर हमको चार्ज को एड अप करना होगा तो सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, वेक्टर के हिसाब से ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो को नहीं लगाएंगे। जिन बच्चों को लग रहा हो कि अच्छा सर सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बेटा ये कोई बॉडी है,
इस वाली बॉडी के ऊपर अगर आप लोगों ने 2 कूलम चार्ज दिया प्लस में, -1 कूलम दिया चार्ज आपने और एक्स्ट्रा, तो टोटल मिलके चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी? 2 कूलम दिया था बेटा आप लोगों ने प्लस में, -1 कूलम दिया आपने एक और चार्ज नेगेटिव में, मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? +1 कूलम। कितना हो गया बेटा चार्ज? तो +1 कूलम। तो सिंपली ऐड कर देना है, कोई वेक्टर वाले फंडे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन मेथड कुछ नहीं लगाने, स्केलर क्वांटिटी है, सीधे एल्जेब्रिकली जोड़ देनी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। अब भाई कई लोग बोलेंगे नहीं सर 3 टाइप का होता है, कई लोग बोलेंगे सर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल को चार्ज बोले थोड़ा अजीब लगता है, अपन लोगों के लिए चार्ज क्या है? 2। एक तो पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज, दूसरा नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज। अब भाई किसने ये बताया कि 2 तरह के चार्ज हैं? देखो थोड़ी सी ना कहानी सुन लेते हैं। बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, कई सारे डिफरेंट नेचुरली ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने कभी रब किया, कभी पास लाए, कभी दूर लेके गए। उनको आइडिया लगा कि यार कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट रिपेल हो रहे हैं। उनको कंफ्यूजन रहा कि यार ये क्या हो रहा है। तब उनको आइडिया लगा कि यार कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक डिफरेंट तरह का चार्ज है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक डिफरेंट तरह का चार्ज है। तब उन्होंने बोला यार ये 2 डिफरेंट वैरायटी के चार्ज होते हैं। एक को उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज, एक को उन्होंने नाम दे दिया नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज। अब कई बच्चे सोचेंगे सर कौन से एक्सपेरिमेंट करे थे? बेटा आप लोग जब थोड़ा साइंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उन्होंने कैट के फर, ग्लास रॉड, ठीक है, मेटल के पीसेस, सिल्क का क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, और भी डिटेल में अब अपन लोग ज्यादा उस तरफ नहीं जा रहे हैं, ज्यादा हिस्ट्री में जाने का अपने सिलेबस से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने हम लोगों को ये बताया था कि भाई पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज, ये 2 तरह के चार्ज हैं। ओके, अच्छा क्या ये दोनों चार्जेस कुछ और भी प्रॉपर्टी शो करते हैं? हाँ बेटा, अभी आगे देखेंगे अपन लोग कि सिमिलर टाइप के चार्ज, प्लस प्लस टाइप वाले चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। माइनस माइनस टाइप वाले चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। आगे आएगा। और अपोजिट नेचर होता है अगर चार्जेस का, प्लस माइनस क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट। बात क्या हो पा रही है नहीं हो पा रही? तो चार्जेस कैसे हैं बेटा? 2 टाइप के, पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज। अब बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आखिरकार कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज वाली कैसे बनेगी, आखिरकार कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज वाली कैसे बनेगी? सर ये तो बताओ, क्या बस ऊपर से ही कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी बन के आती है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। समझते हैं कि आखिरकार कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज वाली क्यों है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज वाली क्यों है। समझते हैं, अगले पेज पे जा रहा हूं बेटा मैं। देखो इधर, जैसे लेट अज्यूम ये कोई बेटा बॉडी बना दी मैंने, एक रैंडम सा मैंने शेप दे दिया किसी बॉडी का। क्या आप लोगों को यह बात मालूम है कि भाई नेचुरली जो प्रकृति ने, नेचर ने जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन पार्टिकल्स को चार्ज दिए हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक क्या हो गया बेटा? प्रोटॉन। दूसरा क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी इनकी भी बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के ऊपर बेटा चार्ज कितना होता है? +E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? -E। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +E? मैं थोड़ा लिख दूं डिटेल में। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज प्रोटॉन के पास है। इलेक्ट्रॉन के पास में बेटा कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज है बराबर वैल्यू का, लेकिन नेगेटिव के अंदर, यानी कि माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बिल्कुल सिंपल। कोई बोले सर अब प्रोटॉन का चार्ज बताया तो मास भी लगे, हाँ तो बता ही दो, हम थोड़ा साथ में नोट्स में लिख लेंगे। तो बेटा अगर कोई आपसे पूछे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बात क्या हो पा रही है नहीं हो पा रही है? पक्की बात, कंफर्म। कोई पूछे बेटा कि सर मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6 10 की पावर -27 kg। देखो दोनों मास बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर अपन लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग ये बात पाएंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सर ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है बेटा, क्योंकि यहां पर 10 की पावर -31 और बेटा यहां पर 10 की पावर -27 आ रहा है। बात कैच
हो पा रही है नहीं हो पा रही है? तो चलो बच्चों अपन लोग देखते हैं आखिरकार ये बॉडी चार्ज होगी कैसे, कैसे इसके ऊपर प्लस में चार्ज आएगा, कैसे इसके ऊपर माइनस में चार्ज आएगा, और कैसे ये बॉडी बेटा न्यूट्रल बनेगी। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कैसे आखिरकार ये वाली बॉडी न्यूट्रल बनने वाली है। तो बेटा लेट अज्यूम, अगर हम लोगों ने इस वाली बॉडी के ऊपर जितने दिए प्रोटॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये मैंने क्या लिख दिया, एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने मैंने बेटा इसको प्रोटॉन दिए, अगर मैंने उतने ही इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या इस वाली बॉडी के ऊपर जितना प्लस में चार्ज, क्या उतना ही माइनस में चार्ज, जितना प्लस उतना माइनस, कैंसिल आउट होकर के ओवरऑल चार्ज कितना हो गया बेटा, 0। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी इज 0। तो ऐसी बॉडी का नाम क्या रखेंगे अपन लोग, न्यूट्रल बॉडी। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, इट इज न्यूट्रल। क्या है ये बॉडी, न्यूट्रल है बेटा नेचर वाइज। अच्छा न्यूट्रल तो हो गई, अब कोई बच्चा बोलेगा सर प्लस में चार्ज कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा। तो बेटा मैंने फिर से एक और बॉडी ले ली, अगर मैं इस वाली बॉडी के ऊपर प्रोटॉन्स को ज्यादा ले लूं, मैं इस वाली बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा कम ले लूं, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला चार्ज ज्यादा, माइनस वाला चार्ज थोड़ा ही है, कम है। तो प्लस वाला चार्ज ज्यादा, माइनस वाला चार्ज कम, तो बेटा ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस वाली बॉडी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि क्या मैं ऐसे बोल दूं कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी किसी बॉडी में, इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाएंगे किसी बॉडी में, तो क्या वो वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी बेटा, लेट अज्यूम ये मैंने एक और बॉडी ले ली, इस वाली बॉडी में अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स लिए ज्यादा, प्रोटॉन्स लिए बेटा कम। इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज्यादा, प्रोटॉन्स क्या है बेटा कम। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, प्रोटॉन्स कम, तो बेटा नेगेटिव वाला चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव वाला चार्ज कम। तो क्या हो जाएगा, ये वाली बॉडी हो जाएगी ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज। अब कई बच्चे सर खुजा रहे होंगे, सर ऐसा होगा कैसे, आपने तो बोल दिया कि भाई चार्ज बराबर कर दो, प्लस माइनस, चार्ज प्लस वाला ज्यादा कर दो, चार्ज माइनस वाला ज्यादा कर दो, सर करेंगे कैसे। बेटा एक बात ध्यान रखो, जो भी मेटेरियल हो, जो भी बॉडी हो, वो बनी हुई किससे, एटम से, मॉलिक्यूल से। अगर अपन एटम को देखें तो एटम के अंदर बैठा हुआ है न्यूक्लियस, बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एटम के न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है प्रोटॉन। प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। कुछ ही न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी होती है बेटा जो अंदर से, न्यूक्लियाई के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकाल पाए। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत आसान है। थोड़ा सा दो मेटल को रब करा, इलेक्ट्रॉन बाहर, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आगे देखेंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन्स को वापस लाना, यह आसान काम है। तो बेटा कभी भी अगर आप लोगों को किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम, ये मार्कर है, मुझे इसको अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, फेंकूंगा, निकाला फेंका, निकाला फेंका, तो क्या हो गए, प्रोटॉन्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स कम, प्लस वाला चार्ज ज्यादा, माइनस वाला चार्ज कम। तो बेटा ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर मुझे किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे करूंगा, लाऊंगा इलेक्ट्रॉन, दूंगा इसको, इलेक्ट्रॉन लाएंगे मार्कर को देंगे, इलेक्ट्रॉन लाएंगे मार्कर को देंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे इस वाली बॉडी के ऊपर। इस वाली बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नेगेटिव वाला चार्ज ज्यादा, प्लस वाला चार्ज कम, तो ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन क्या बाजार में मिलते हैं क्या, नहीं, साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंटली ऐसा करते हैं। हालांकि अपन लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो अपन लोग देखेंगे चार्जिंग के मेथड के अंदर कि कैसे आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कैच हो पा रही होंगी कि किसी बॉडी को प्लस में चार्ज कैसे देना है, माइनस में चार्ज कैसे देना है, न्यूट्रल किसी बॉडी को कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों को यह भी बात समझ में आ रही होगी कि भाई नेचुरली जिन पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज, प्लस ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज बेटा, माइनस में ई। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार वापस से देख लें, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सीधे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया। एक्सपेरिमेंट करे, कई सारे मटेरियल्स को लिया, उनको पर एक्सपेरिमेंट करें, वहां से हम लोगों को ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, दो डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं, एक का नाम दिया पॉजिटिव, एक का नाम दिया नेगेटिव। सिंपल एकदम बात। आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर ली। इलेक्ट्रॉन नेचुरली नेगेटिव, प्रोटॉन नेचुरली पॉजिटिव। कोई बॉडी न्यूट्रल कैसे बनेगी? बराबर बराबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव कैसे बनेगी? प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम। कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे बनेगी? इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम। तो मैंने रिवाइज भी करवा दिया, मुझे उम्मीद है आप लोग यहां तक मेरे साथ चल पा रहे होगे। अगर नहीं चल पा रहे हो, पॉज करो, स्लाइड्स को देखो, वापस पीछे रिवर्स करो, वापस से देखो, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या बोल रही है? अगली प्रॉपर्टी क्या बता रही है? चार्ज इज कंजर्व्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे कोई रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है बेटा? जैसे कोई एक एक्स था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? कोई सैंपल, कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट, और प्लस उसमें वाई को जोड़ा और कोई प्रोसेस हुई, एक्स प्लस वाई होकर के एक प्रोसेस हुई, और फिर क्या बना? जेड बना। अब कुछ भी हो सकती है यार, किसी भी तरह की केमिकल प्रोसेस हो सकती है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कई सारी तरह की केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। तो जितना चार्ज था एक्स के ऊपर, जितना चार्ज था वाई के ऊपर, जितना चार्ज है जेड के ऊपर, तो बेटा शुरू में जितना चार्ज था सिस्टम का और बाद में जितना चार्ज है प्रोडक्ट्स का, क्या वो चार्जेस बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। शुरू में जितना चार्ज उतना ही चार्ज बाद में होगा। क्या मैं सेम बात बेटा मास के लिए बोल सकता हूं कि शुरू में जितना मास बाद में भी उतना मास? नहीं बेटा, नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। कई बच्चों को लग रहा होगा जी सर आप तो गलत बोल रहे हो, मास भी तो सेम रहेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कई सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर मास कंजर्व नहीं रहता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट in all the cases. Mass is not in all the cases. मास कंजर्व नहीं रहेगा all the cases में। अब कई बच्चे फिर से सर खुजा रहे होंगे कि सर मास कब कंजर्व नहीं रहेगा? बेटा आप लोगों ने क्या कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस का नाम सुना है? यूरेनियम रिएक्टर्स, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले ये सब पार्टिकल्स हैं। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना बेटा, तो प्रोडक्ट का मास अलग होता है, रिएक्टेंट्स का मास अलग होता है। रिएक्टेंट्स का मास थोड़ा ज्यादा था, प्रोडक्ट्स का मास थोड़ा कम हो गया, और कुछ मास में कमी आती है, उस कारण से ही एनर्जी बनती है और न्यूक्लियर रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होती है। देखो मुझे ये उम्मीद है, चाहे आपकी फिजिक्स कितनी भी बर्बाद हो या कितनी भी अच्छी हो, आप फिजिक्स में कितने भी तोड़ू हो या कितने भी वीक हो, एक इक्वेशन आप लोगों ने पक्का देख रखी होगी, आइंस्टाइन साहब ने जो दी थी। क्या इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं? E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये तो पक्का आप लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी। बेटा ये इक्वेशन क्या बताती है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर अगर डेल्टा एम मास का चेंज आया है, मास में कुछ कमी हो गई, तो डेल्टा एम जो भी मास में कमी हुई है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस वाली रिएक्शन की एनर्जी मिल जाएगी। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो बेटा ये बात दिमाग में एकदम सेट कर लें कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास कंजर्व नहीं होता है, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। तो चाहो तो लिख सकते हो चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट इन ऑल द केसेस। हां, जनरल प्रोसेस की बात करें तो भाई मास जितना शुरुआत में उतना ही बाद में रहेगा, ये बात सच है। आप लोग जो सोच रहे थे वो बात गलत नहीं है। अधिकतर प्रोसेस के अंदर मास भी कंजर्व होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिसके अंदर मास कंजर्व नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे? मास हमेशा कंजर्व नहीं है, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व है। कैच हो पा रही है बात? आगे बढ़ जाएं तो भाई चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ये बात दिमाग के अंदर सेट कर लें। अगली बात क्या बोली जा रही है बेटा? अगली बात बोली जा रही है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? समझते हैं थोड़ा सिंपल भाषा में। बेटा अगर किसी भी बॉडी के ऊपर मैं कोई चार्ज देना चाहता हूं तो चार्ज किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल में होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जैसे एग्जांपल के तौर पे
ये वाली बेटा कोई बॉडी है, इस वाली बॉडी को मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन जितने थे उससे एक ज्यादा मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का ई। कोई एक बच्चा आया आप में से, उसने एक और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2e। एक और बच्चा आया, उसने एक और चार्ज दे दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा चार्ज, माइनस का 3e। एक और बच्चा आया, उसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना हो जाएगा, माइनस का 4e। यानी कि बेटा इस वाली बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, क्या वो ई के मल्टीपल में हो रहा है, ई के मल्टीपल में उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ कि ना। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप चार्ज दे रहे हो तो वो चार्ज मल्टीपल में होगा ई के, या तो 1e या 2e या 3e या 4e या 5e या 6e। बात क्या चौपारी होगी। अच्छा सर क्या केवल नेगेटिव में होगा, नहीं बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ऐसा चार्ज हो सकता है। कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, मैं फिर से याद दिला दूं। इलेक्ट्रॉन ला रहे हो तो नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो तो पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कर दिए, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा चार्ज हमेशा हमेशा ई के मल्टीपल में आने वाला है। तो साथ में मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, चार्ज जो किसी भी बॉडी के ऊपर होगा वो n टाइम्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, विद प्लस और आइदर माइनस साइन। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर क्या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है क्या, क्या इससे और ज्यादा छोटा चार्ज नहीं मिल पाता क्या। बेटा नहीं, हमारे सिलेबस में तो नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं हमारे सिलेबस में नहीं, बात को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। बेटा बात सुनो, अगर मैं बोलूं कि हमारे लिए हमारी पढ़ाई में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम किसको मानेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोल दूं या मैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज बोल दूं, स्मॉलेस्ट अमाउंट, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है वो कितना है, या तो प्लस ई या फिर माइनस ई। इससे कम अमाउंट का चार्ज आप ला ही नहीं सकते हो। क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं होता है। बेटा अगर आप हाई लेवल की कुछ किताबें पढ़ोगे या कुछ रिसर्च का मटेरियल पढ़ोगे या कई लोगों से बातें करोगे तो वो क्वार्क्स नाम की टर्म का नाम लेते हैं। किसका नाम, क्वार्क्स। मैं लिख देता हूं, कई लोग आपको बोलेंगे नहीं भाई इलेक्ट्रॉन से भी छोटी यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो नाम लेंगे क्वार्क्स का। मैं लिख देता हूं साइड में, क्वार्क्स। क्वार्क्स के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है, 2/3e प्लस माइनस और प्लस माइनस 1/3e। बेटा ये वाला जो चीज है ना क्वार्क्स वाली, पहली बात तो हमारे कोर्स की नहीं है, हमको ज्यादा मालूम भी नहीं करनी है, हमारे काम की चीजें है ही नहीं। दूसरी बात, ये रिसर्च स्टेज में कुछ साइंटिस्ट ने पोस्टुलेट्स दिए हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ नहीं हुआ, हमको इधर नहीं जाना। मैंने बस केवल इसलिए बता दिया है क्वार्क्स का नाम कि आपको कहीं भी ये नाम दिखे तो आपको याद आ जाए कि हाँ भाई सर ने बताया तो था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल ऑन ए बॉडी इज व्हाट, प्लस माइनस ई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या मैंने ई का अमाउंट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बताया था, नहीं बताया था। इससे कम चार्ज हमारे लिए तो हम लोग पॉसिबल नहीं मानेंगे। यानी कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर अगर होगा, चार्ज ऑन ए बॉडी, तो वो मल्टीपल में होगा ई के। ये मैंने पहले भी लिखा, मैं वापस से लिख देता हूं, साथ आ पा रहे हो तो चलो इन प्रॉपर्टीज को वापस से एक बार देख लेते हैं। पहली बात, चार्ज क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड। चार्ज पहले जितना था चार्ज उतना ही बाद में रहेगा। मास में फिर भी चेंज आ सकता है, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज होगा तो मल्टीपल ऑफ ई में होगा, प्लस माइनस एनी। ठीक है, इसी तरीके से चार्ज रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ये अपन लोगों ने अगली स्लाइड पे आ गए। अब ये अगली स्लाइड क्या कह रही है बेटा, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है बेटा इसका मतलब, क्या कहना चाह रहा है ये बेटा एक सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर सेम टाइप के चार्ज ले लोगे प्लस प्लस, तो ये प्लस वाला चार्ज दूसरे प्लस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि इसने बोला है लाइक पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक पॉइंट चार्जेस,
सेम टाइप वाले चार्ज। तो अगर बेटा प्लस प्लस टाइप के चार्ज लोगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल। तो मैं इसको बोलता हूं एफ, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स, एफ ई कैसा फोर्स है, रिपल्शन वाला। लिख देता हूं मैं इधर बेटा, आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाए, रिपल्शन, रिपल्शन होगा। अगर बेटा प्लस प्लस के बजाय मैंने माइनस माइनस वाले चार्ज ले लिए होते तो क्या होता, अगर लेट अज्यूम बेटा ये माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई, तो भी तो माइनस वाला माइनस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये मैं एफ ई क्यों लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स है इसलिए मैं ई लिख रहा हूं। और ये वाला माइनस वाला चार्ज इस वाले माइनस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो सेम सेम टाइप के चार्ज लोगे तो रिपेल करेंगे। और बेटा अगर अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज होंगे, दैट मींस एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आम जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो प्लस माइनस को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट। ये कैसा फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ये सारी बातें कब के लिए हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए। बड़े बड़े मैसिव मैसिव ऑब्जेक्ट्स पर ऐसा एप्लीकेबल कई बार नहीं हो पाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके लिए हमको आगे की और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बेटा सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज, लाइक टाइप ऑफ पॉइंट चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, अपोजिट टाइप के अट्रैक्ट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोला गया है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। बेटा अगर मुझे चार्ज चाहिए, मैं अगर बोलूं कि लाओ चार्ज लाके यहां पर मेरे हथेली पर रखो, मेरे हाथ पर रखो, तो बेटा आप चार्ज के साथ में मास भी लाओगे, पॉसिबल ही नहीं है कि केवल चार्ज लाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आप अगर चार्ज लाना चाहते हो तो बेटा या तो इलेक्ट्रॉन लाओगे या प्रोटॉन लाओगे या कोई बॉडी लाओगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अरे यार हाँ कि ना। तो आप कोई भी चार्ज अगर ला रहे हो तो साथ में मास पक्की बात आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन लाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, मास भी तो आएगा बेटा साथ में। प्रोटॉन लाए तो बेटा प्रोटॉन का मास भी तो साथ में आएगा। यानी कि आप चार्ज लाओगे तो साथ में मास भी आएगा। यानी कि जहां आएगा चार्ज साथ में आएगा मास, दोनों आएंगे तो साथ आएंगे, एक अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, चार्ज को लाना है तो मास को भी साथ में लाना पड़ेगा। क्या इसका अपोजिट भी ट्रू है कि मास लाओगे तो चार्ज भी आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप न्यूट्रॉन को ला करके रखो, न्यूट्रॉन के अंदर मास है लेकिन चार्ज नहीं है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मास लाओगे तो जरूरी नहीं है चार्ज आए? करेक्ट बात। लेकिन अगर चार्ज ला रहे हो तो मास भी आएगा, ये कंफर्म है। बात क्या चौपा रही है, एक बार वापस से देखें। सेम सेम टाइप के चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट टाइप के चार्ज बेटा अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम लोग चार्ज लाएंगे तो मास बेटा साथ में आएगा। कंफर्म है, एकदम एकदम कंफर्म। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड क्या कह रही है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। भारी भरकम शब्द तो नहीं लग रहा है ये, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बेटा आइंस्टाइन साहब ने कई सारी थ्योरीज पे काम किया, बहुत सारी चीजों पे। उनमें से एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं। अगर जब आप कॉलेज में जाएंगे, हायर लेवल पर फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आप रिलेटिविटीज की जब रिलेटिविटी वाली जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बात क्या होगी कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट अगर मूव करते हैं तो उनके मास में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनकी लेंथ में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनके एरिया में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन चार्ज में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी वेलोसिटी जो है, अगर ये वाली वेलोसिटी कंपेरेबल टू सी है, कंपेरेबल टू सी, कंपेरेबल टू सी, सी इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सी के नजदीक यानी कि c/2 c/3 इतनी तक पहुंच जाए तो भी हम क्या बोलेंगे कि इसके मास में चेंज हुए होंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज हुए होंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट के एरिया में चेंजेस हुए होंगे, लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। अब कोई बच्चा बोले सर मास में चेंज होते हैं क्या? होते हैं बेटा, फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं मैं। m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट में 1 -
v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. व्हाट इज m? मास ऑफ दिस पार्टिकल, मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल बोल देते हैं. m नॉट क्या है बेटा? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट मास? अभी बात करते हैं. रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल यानी कि बेटा अगर कोई पार्टिकल जमीन पे चुपचाप पड़ा हुआ है और हम लोगों को उसका मास बेटा अगर m नॉट ऑब्जर्व हुआ और फिर वो वाला पार्टिकल अगर v स्पीड से भागने लगा तो बेटा नया मास जो हम लोगों को ऑब्जर्व होगा वो क्या हो जाएगा? m नॉट यानी कि रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. यानी कि ये वाला फंडा रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से निकल के आता है. और रिलेटिविटी बोलती है कि अगर आप वेरी 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 हाई स्पीड पर अगर पार्टिकल को लेके जाएंगे कि स्पीड कुछ कुछ सी के आसपास पहुंचने लग जाए तो अपन लोग क्या बोलेंगे? मास में वेरिएशन देखने को मिलते हैं. लेकिन चार्ज के लिए बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है. ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है चार्ज के लिए हमारे पास में. तो हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज में किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा. लेंथ में भी होता है, आगे आप पढ़ोगे तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नाम के टॉपिक आएंगे, एरिया कॉन्ट्रैक्शन नाम के टॉपिक आएंगे. तो लेंथ, एरिया, मास सब चीजें चेंज होती है रिलेटिविटी के फंडों में, लेकिन चार्ज के लिए कोई फंडा नहीं लगता है. चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट. आगे अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं. मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज अगर क्लियर होंगी तो हम लोग इंटरनली कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. देखो शुरुआती कई चीजें, टॉपिक का जब शुरुआत होती है तो वो चीजें शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि भाई कोई न्यूमेरिकल इन पे आएगा, आ सकते हैं थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं. लेकिन हमारा जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है, टॉपिक के अंदर जो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग है, हमको तभी आती है जब हम लोग बेसिक से ऊपर उठते हैं. आपने 10-12 न्यूमेरिकल लिए, कर लिए, समझ लिया कैसे करने हैं, अंदर से खोखलापन फील होता है, अंदर से ऐसा लगता है पता नहीं यार कुछ तो मिसिंग है. लेकिन जब अपन लोग जीरो से बिल्ड करते हैं अपन को लगने लगता है नहीं यार मैं स्ट्रांग हूं, टॉपिक के ऊपर मेरी ग्रिप है. तो जीरो से आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है. अगली क्लास में अपन धीरे 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 अगली आगे की जो भी क्लास धीरे धीरे अपन लोग पिकअप पकड़ेंगे और लेवल पे अचीव करेंगे, लेवल तक जाएंगे. अगला पॉइंट क्या है? ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इटसेल्फ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मुझे पूरा इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा. इस बात को समझते हैं और भी आगे कॉन्सेप्ट साथ में समझेंगे. मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए अगली स्लाइड पे जा रहा हूं बेटा. तो बेटा लेट अज्यूम ये एक चार्ज है. ये क्या है बेटा? एक चार्ज. इस वाले चार्ज को मैं अभी रख देता हूं रेस्ट पे. रेस्ट का मतलब चल नहीं रहा है बेटा ये. तो ये वाला चार्ज कौन कौन से फील्ड पैदा करेगा अपने सराउंडिंग में? तो बेटा जनरली बुक्स लिखती हैं कि भाई अगर एक चार्ज है रेस्ट पे तो वो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन आप ही लोग मुझे बताओ क्या केवल इलेक्ट्रिक वाला फील्ड पैदा करेगा क्योंकि चार्ज है? नहीं बेटा, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि अगर एक चार्ज आता है तो साथ में मास भी लाता है. और अगर इस वाले चार्ज में मास है तो क्या मास तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी पैदा करेगा? नहीं करेगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोई भी चार्ज आया रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है तो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड भी आएगी. ग्रेविटेशनल फील्ड भी साथ में आएगी. ये बात दिमाग में सेट कर लो. चार्ज अगर रेस्ट पे रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों साथ में आएंगी. अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो रुका हुआ है, अगर वेलोसिटी हो, फिक्स वेलोसिटी से चल रहा हो तो फिर क्या होगा? चलो भाई साथ साथ में लगे हाथों वो भी तो बात कर ले. तो बेटा अगर कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ये वाला चार्ज का अमाउंट लेट अज्यूम कुछ क्यू चार्ज. अभी तक ये बात तो बिना कहे आप लोगों को बात कह चुकी होगी कि जब भी मैं चार्ज लिखता हूं मैं क्यू से डिनोट करता हूं, है ना. कहने की आवश्यकता नहीं, दिख के भी समझ में आ रहा होगा. तो बेटा अगर इस वाले पार्टिकल के ऊपर क्यू चार्ज है और पार्टिकल अब रेस्ट में नहीं है, इसकी वेलोसिटी बेटा यू वेक्टर है. क्या है? यू वेक्टर. ये वाला वेक्टर कांस्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैंने पहले ही बोला था 11th क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे मैं कुछ कुछ बातें करता रहूंगा. यू वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड की है. मान लो 5 मीटर पर सेकंड से अभी जा रहा है इधर, तो बाद में भी 5 से इधर जाएगा, बाद में भी 5 से इधर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड इसका मेंटेन है.
कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि यहां पर बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना है, 0। मैं ढंग से लिख दूं थोड़ा सा, राइटिंग बहुत गंदी हो रही है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, 0। अगर पार्टिकल 0 एक्सेलरेशन से जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पार्टिकल क्या क्या क्रिएट करेगा, कौन कौन से फील्ड पैदा करेगा? एक करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वो क्रिएट करेगा बेटा, क्योंकि मास से साथ में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एक वो क्रिएट करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे सोच रहे होंगे सर शायद नाम सुना सुना लग रहा है। बेटा अभी जो हम लोगों ने 12th का सिलेबस डिस्कस किया था, 2-3 चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए थे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग वायर, मूविंग चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अगर कोई चार्ज फिक्स वेलोसिटी चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगा। साथ में आ पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो? अच्छा, अब कोई बच्चा बोले सर अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी हो और साथ में उसकी वेलोसिटी बदल रही हो, यानी कि एक्सेलरेशन आ रहा हो, तब क्या होगा? तो चलो अब उसको क्यों छोड़ें, उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई चार्ज है बेटा, चार्ज की वेलोसिटी भी है और चार्ज का कुछ एक्सेलरेशन भी है, तो बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जैसे बेटा अपने आसपास में जो भी लाइट है, यूवी लाइट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रेज, बात समझ में आ रही है, माइक्रोवेव्स, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा अगर कोई भी चार्ज की वेलोसिटी है, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या क्रिएट करेगा? ध्यान से देखो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी क्रिएट करेगा। क्या ये अपने आप में एक टॉपिक है? बिल्कुल है। 12th के फिजिक्स के सिलेबस में मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का एक चैप्टर है, पूरा वो चैप्टर है डेडिकेटेड है। किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया? आपने नाम सुना होगा, मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल साहब ने बहुत ज्यादा काम किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जब अपन लोग चैप्टर पढ़ेंगे, अपन लोग डिस्कस भी करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा अभी बाद में आने वाला है, जल्दी नहीं आने वाला है, थोड़ा लेटर पार्ट में, ठीक है। तो अगर चार्ज रेस्ट के ऊपर है, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज का एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोग बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइन इफेक्ट्स हैं। अब वो क्या इफेक्ट्स हैं, वो आगे चल के धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आने लगेंगे। तो बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं और वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, यानी कि आप कितनी भी हायर स्पीड पे जाओ, रिलेटिविटी के फंडे लगाओ, लेकिन आपको चार्ज में कोई भी वेरिएशन होता हुआ नहीं दिखेगा। ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने देख भी ली, यहां पर रिवाइज कर भी लिया, और भी एडिशनल चीजें बता दी हैं हम लोगों ने। पक्की बात, कंफर्म? तो मैं ये मान के चल रहा हूं। तो चलो बेटा अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है हमारे लिए। तो अरे भाई ये तो सवाल आ गए, तो भाई होने भी चाहिए ना सवाल। अभी तक जो भी पढ़ा है, हालांकि बेसिक बातें थी, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, लेकिन क्या उसके ऊपर थोड़े बहुत सवाल हो जाएं? बिल्कुल, सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्सेप्ट है उनको सॉलिडली बिल्ड करने के लिए सवालों का रोल सबसे बड़ा है। सवाल यानी कि प्रॉब्लम्स। तो बेटा इधर देखो, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी? बेटा ये क्या बोल रहा है, बात समझे। ये बेटा लेट अज्यूम एक बॉडी है हमारे पास में। सवाल को एक बार पढ़ लें, पॉज करें, सवाल को पढ़ें, पॉज कर लो, सवाल को पढ़ो। तो इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं।
कौन सी बॉडी पे? मान लो इस वाली बॉडी पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी? तो इस वाली बॉडी पे बेटा 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? चलो कैलकुलेशन का सवाल है, बिल्कुल इजी है, सारे लोगों को ये बात तो समझ में आ रही होगी। इधर से इलेक्ट्रॉन लेके इधर डालोगे, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इधर कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज। अब कितना टाइम में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा? देखो इस वाले सवाल से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि 1 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मुकाबले कितनी बड़ी क्वांटिटी है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा बात समझे, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज कौन सा वाला निकाल रहा हूं मैं? मूविंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव करके जा रहा है मैं उसका पता लगा रहा हूं। तो बेटा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में मूव कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या बेटा इतना चार्ज लेकर के आप हर एक सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहे हो? पक्की बात, कंफर्म, ओके। तो भाई इतना चार्ज 1 सेकंड में मूव कर रहा है, तो सर कितने सेकंड चाहिए 1 कूलम चार्ज करने के लिए? तो मैं टाइम निकाल रहा हूं बेटा, तो टाइम कितना हो जाएगा? मुझे चार्ज करना है 1 कूलम, और 1 सेकंड में कितना चार्ज में लेके जा रहा हूं? 1.6 इंटू 10 की पावर -10। कोई बोलेगा 10 की पावर -10 कैसे सर? इसको मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर -10 आ गया। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, यानी कि बेटा इतना ज्यादा समय चाहिए तब जाकर के आपकी एक बॉडी के ऊपर +1 कूलम, दूसरी वाली बॉडी के ऊपर -1 कूलम चार्ज आएगा। अब कोई बच्चा बोले सर ये सेकंड में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसको साल में कन्वर्ट कर दो, ईयर में कन्वर्ट कर दो। बेटा अगर ईयर में इसको कन्वर्ट करना है ना इस सेकंड वाले समय को, तो क्या करना पड़ेगा? देखो मैं कैलकुलेशन इधर बता देता हूं। टाइम अगर आपको ईयर्स में चाहिए तो बेटा जो भी ये टाइम आया है 6.25 10 की पावर 9, इसको बेटा डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? बेटा 3600 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये बन गए आवर्स, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकेंड्स, तो 3600 से डिवाइड किया तो आवर्स में आ चुका है। चलो भाई 24 से भी मैंने डिवाइड कर दिया तो डेज बन गए, यानी कि इतने डेज का टाइम। ईयर्स बनाना है बेटा 365, 365 से डिवाइड कर दो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर लीप ईयर भी तो होता है वगैरह, अरे उसको यार इग्नोर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। तो बेटा 365, 24, 3600 ये सॉल्व करोगे तो रफली आप लोगों को 198 ईयर्स के अराउंड का समय मिलेगा। यानी कि 198 ईयर्स, 3-4 जनरेशन लग जाएंगी तब जाकर के एक किसी बॉडी के ऊपर +1 कूलम, दूसरी बॉडी के ऊपर -1 कूलम चार्ज आएगा। सोच के भी अजीब लग रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है। कैलकुलेशन करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो 198 ईयर्स लगेंगे। कब? जब आप हर एक सेकंड के ना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करा रहे हो। समझ में पा रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1 कूलम चार्ज कितनी मैसिव यूनिट है, कितना फर्क है दोनों में, इस सवाल से मालूम पड़ रहा है, इस सवाल से फील हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। मुझे लगता नहीं है आपको यह सवाल ज्यादा चैलेंज कर पाएंगे अगर आप पूरा सेशन देखते हुए आए हो। बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर सवाल है। अगला सवाल पढ़ लेते हैं बेटा। ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाई गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू इट। अरे भाई करेक्ट मिल गया भाई, पहले ही करेक्ट। किसी बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो, प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा। सेकंड क्या कह रहा है? रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। नहीं भाई इससे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, गलत। गिविंग सम प्रोटॉन, गलत। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स, अरे यार न्यूट्रॉन को जोड़ो घटाओ कोई मतलब नहीं है। तो भाई इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। पिछले वाले में क्या करेक्ट था बेटा? 198 ईयर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा ए। ठीक है, 2 सवाल हो चुके, एक और कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और सवाल, द मिनिमम चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज। यार ये तो अपन लोगों ने पहले भी बात करी है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर।
1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो बेटा अपन लोगों ने बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी, हम लोगों ने 8-10 प्रॉपर्टीज की बात करी, उन प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस भी करा। हम लोगों ने यह भी बात करी कि भाई चार्ज आखिरकार होता क्या है। हम लोगों ने यह भी समझा कि 12th के पूरे ओवरऑल फिजिक्स सिलेबस में क्या है, कैसे 12th को टैकल करेंगे। लेकिन बेटा ये सारी की सारी बातें तभी यूजफुल हो पाएंगे जब आप लोग बिल्कुल जिद के साथ में, ये जो मैं जिद शब्द ले रहा हूं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, समझेंगे इस जिद शब्द को मैंने क्यों यूज किया है। अपनी जिद के साथ में रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, डेली के डेली लेक्चर देखोगे, पॉज कर करके नोट्स बनाओगे, डीपीपीज जो मिलेंगे आप में उनको सॉल्व करोगे, तब जाकर कुछ रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हम ये वादा करते हैं कि पूरी हमारी द्रोणा जेई वाली टीम बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों को डिलीवर करेगी। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल जुड़े हुए रहना है, पूरे वीडियोस देखने हैं, ऐसा नहीं हीरो नहीं बनना है कि अरे ये तो मुझे आता है। अब देखो क्या पता बीच में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया हो जो आप लोगों को नहीं मालूम हो, तो बिल्कुल जुड़े हुए रहें, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें, बिल्कुल बैकलॉग ना करें। बिल्कुल भी बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए, बैकलॉग सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल बैकलॉग नहीं, कोई भी पाइल अप ना करें होमवर्क, साथ साथ में होमवर्क करते रहें, ठीक है। तो एक बार को अपन लोग सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा फटाफट क्विकली। तो बेटा देखते हैं एक बार हम लोगों ने कहां से आज पूरा पढ़ना चालू करा। तो बेटा पहले अपन लोगों ने डिस्कशन करा 12th फिजिक्स को सिलेबस को लेकर के। सिलेबस की मुझे लगता है आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी, क्या क्या सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोगों ने बेटा बात करी कि क्या क्या चैलेंजेस जनरली बच्चों को रहते हैं। मैं समझता हूं बहुत सारे बच्चे करेंगे सर मुझे तो और कोई अलग तरह का चैलेंज है, समय समय पर बातें अपन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं कि भाई फिजिक्स वीक है 11th की, कोई नहीं, हम हैं, हम टैकल करेंगे। आप लोग भी मेहनत करो, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। हाउ टू मेंटेन रेगुलरिटी, मैं बार बार इस वाले लेक्चर में बोल चुका हूं, डेली का काम डेली, इससे ज्यादा पाइलअप करा रेगुलरिटी खराब। पाइलअप एक दिन का भी अगले दिन जाएगा, दिक्कत आएगी। आज का काम आज ही, चाहे कुछ भी हो, आज का काम आज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस कैसे बेटा, हम लोग ध्यान रखेंगे कि साथ में पीवाईक्यूज को इंक्लूड करें, डेली जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आपको डीपीपीज मिले, डेली जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ में सवाल कुछ कुछ कराएं, स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस हो, तो इन सारी चीजों का बेटा ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन लोगों ने चार्ज की बात करी, यूनिट्स की बात करी कि क्या होती है बेटा चार्ज की यूनिट, कूलम्ब की बात हुई, चार्ज क्या प्रॉपर्टी है, किस किस तरह के इफेक्ट चार्ज के कारण आते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स कोई बॉडी चार्ज के कारण फील करती है, ये सारी बातें हम लोगों ने करी। फिर अपन लोग आगे बढ़े तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉपर्टीज होती है बेटा चार्जेस की, वो हम लोगों ने देखी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद में अपन लोग आगे बढ़े, अपन लोगों ने देखा कि कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है। प्रोटॉन ज्यादा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दोगे तो क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो क्या होगा। बात समझ में आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। फिर अपन लोगों ने आगे बात करी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मास कई बार नहीं होता है कंजर्व, लेकिन चार्ज पक्की बात है होगा ही होगा, ठीक है। अपन लोगों ने आइंस्टाइन इक्वेशन की भी थोड़ी सी बात करी। फिर अपन लोगों ने बोला चार्ज इज क्वांटाइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, ई के मल्टीपल में चार्ज होगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1.3 ई चार्ज है, दैट इज नॉट पॉसिबल, या तो ई होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, या माइनस ई होगा, -2 ई होगा, -3 ई होगा। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ ई 1.3 ई नॉट पॉसिबल, अभी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे सिलेबस के हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही। फिर अपन लोगों ने आगे बढ़े, अपन लोगों ने बात करी कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे हिसाब से तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। हम लोग क्वार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन हम लोग हमारे सिलेबस में क्वार्क्स की बातें नहीं करते। बात समझ में आ रही है, होते होंगे, रिसर्च चल रही होगी, हम लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सेम टाइप ऑफ चार्जेस प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अपोजिट वाले प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल एंड प्लस माइनस अट्रैक्ट, ठीक है।
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। चार्ज आएगा तो साथ में मास लाएगा, चार्ज जाएगा तो साथ में मास को लेके जाएगा, ये बात समझ लो, ठीक है। तो चार्ज आया तो साथ में मास भी आया, विदाउट मास चार्ज नहीं आ सकते। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, वेरी वेरी हाई स्पीड मूव कराओगे, चार्ज में कोई वेरिएशन ऑब्जर्व अपन लोगों को नहीं होगा। मास में हो सकता है, लेंथ में हो सकता है, एरिया में हो सकता है। ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। पूरी डिटेल में बात करी अपन लोगों ने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब कब क्रिएट होगी, पूरी बातें लिख रखी हैं, आप लोग नोट्स के अंदर मेंटेन करो। आगे बढ़े अपन लोग, पहला सवाल करा, इजी सवाल है, ये भी इजी सवाल, इजी सवाल। तो बेटा यहां पे ही अपन लोग आज का सेशन एंड कर रहे हैं, लेकिन अगले सेशन धीरे धीरे पावर पैक्ड होने वाले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर पैक्ड? नॉलेज से भरे हुए, कंटेंट से भरे हुए एकदम डेंस सेशंस आने वाले। आज का सेशन तो हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया 12th के सिलेबस का, थोड़ा आप यूज टू हो जाओ कि हम क्या करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। इस तरह का आज का लेक्चर था, ठीक है। थोड़ा आप इंटरेक्ट करना सीख जाओ कि भाई अच्छा ये सर ऐसे बोलते हैं, इस तरह की बातें, ठीक है। अच्छा इस पेस में चलने वाला, ओके। लेकिन बड़ा धीरे 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 लेवल एकदम टॉप तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो आगे के सेशंस एकदम पावर पैक्ड होने वाले हैं। तो इसी के साथ में हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है। फिर से मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।